नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मोहिनी, संभालो अपने आप को। कम से कम तुम्हारे परिवार में से तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान ने हमसे हमारी छत तो छीन ली ना। अरे हम गरीब किसी का क्या ही बिगाड़ते हैं, जैसे तैसे का झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन भगवान से ये भी नहीं देखा गया मैं भी मर क्यों नहीं गई इस तूफान में। मोहिनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बच्चों का क्या होता? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? आसपास जिसके पक्के मकान है वो इस आंधी तूफान में अपने घर में सुकून की सांस ले रहे, लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या? थोड़ी देर पहले आए आंधी तूफान ने मोहिनी का और उसके परिवार का घर उजाड़ दिया था, जिसे देख शालिनी का दिल भी कांप उठता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों सास बहू घर आती हैं, मुझे तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। आज जो मोहिनी और उसके परिवार के साथ हुआ, अगर कल को हमारे साथ हो गया तो हमारा घर भी कितना पुराना और कमजोर है। शालिनी बहू, शुभ शुभ बोल, भगवान न करे ऐसा हो। मुन्नी तो अभी गोद की है और सूरज भी काफी छोटा है, क्या करेंगे हम? हे भगवान, भले ही हमें एक वक्त भूखा सुला देना, लेकिन हमारा ये संसार मत उजाड़ना। मोहिनी के साथ हुए हादसे की वजह से शालिनी काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। आज मौसम थोड़ा साफ था, तो इसलिए आसपास के काफी सारे बच्चे शालिनी के घर के बगल में ही लगे एक बड़े से पेड़ की डाली पर झूला डालकर खेल रहे थे। तो वहीं कुछ लोग धूप में उस पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। तुम्हारे आंगन में लगा ये पेड़ है तो हम सबके बड़े काम का। गर्मियों में छांव देता है, बच्चे आराम से झूलते हैं। अरे पेड़ तो होते ही है हमारे साथी, सुख दुख में कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं। उनके बिना जीवन थोड़े ना है हमारा। उस बड़े से पेड़ को आसपास के लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे और हर दिन कोई ना कोई उसे पानी देता था। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज एक बार फिर मौसम अपना रूप बदलने लगता है। क्या हुआ मेरी मुन्नी को? आज क्यों इतना रो रही है? बहू, क्या हो गया? बच्ची को कब से रो रही? तूने दूध नहीं पिलाया? कैसे? लगता है भूख लगी है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिलाया है। पेट तो इसका भरा भरा सा लग रहा है। लगता है ये बादल गरजने की आवाज से रो रही है। देखिए ना, आसमान में कितने काले बादल छा गए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे बहू, परेशान मत हो, बारिश का मौसम है और शाम भी तो हो चुकी है। लोरी गाकर शालिनी अपनी बच्ची को सुलाती है और अब सबके लिए खाना बनाती है। रात में सारा परिवार खाना खाकर सो रहा होता है कि तभी बाहर काफी तेज आंधी तूफान चलने लगता है, जिससे उनका कमजोर घर हल्का हल्का हिलता है, जिससे शालिनी एकदम घबरा कर उठती है। माँ जी, विनोद जी, सूरज, जल्दी से उठो, देखो हमारा घर कैसे हिल रहा है। शालिनी झट से झूले में सो रही अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और पूरा परिवार सहम कर खड़ा हो जाता है। अरे हमारा घर तो हिलने लग गया है, लगता है इसकी दीवारें टूटने वाली हैं। हमें जल्दी से बाहर चलना चाहिए। पूरा परिवार जैसे ही डर के मारे आंधी तूफान से बाहर निकलता है तो अचानक उन सबके सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा टीन का टुकड़ा आ गिरता है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। 2 कदम और अगर हम लोग आगे खड़े होते तो ये टीन तो हमारे सर पर ही गिरता। ना घर के अंदर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर। बाहर काफी ज्यादा खतरा है। देखिए आंधी तूफान में कितनी बड़ी बड़ी चीज उड़कर इधर उधर जा रही है। हमें घर के अंदर ही चलना चाहिए। सभी लोग घबराकर घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर में तेज आंधी तूफान उनकी छत को उड़ा ले जाता है। थोड़ी देर बाद तूफान थमता है। विनोद अपनी छत को ढकने के लिए छत के चारों कोनों पर तिरपाल बांध देता है। फिलहाल के लिए तो मैंने तिरपाल बांध दिया है, तो धूल मिट्टी घर के अंदर नहीं आएगी। न जाने भगवान किस बात से हम गरीब से बदला ले रहा है। पहले मोहिनी का परिवार और अब हमारा परिवार। आपके सेठ तो इतने अच्छे हैं, तो आप उनसे कुछ पैसे क्यों नहीं ले लेते, जिससे हम अपने घर को मजबूत बना सके? ठीक कह रही हो। कल जब मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो इस बारे में सेठ जी से बात करूंगा। अगले दिन विनोद जैसे ही फैक्ट्री के लिए निकलता है तो थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाता है। तू अभी तो गया था और इतनी जल्दी वापस आ गया। फैक्ट्री बंद है क्या आज? लेकिन आज तो रविवार भी नहीं है। माँ, रोज रोज के आंधी तूफान को देखते हुए सेठ जी ने कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर दी है और वो बाहर चले गए हैं। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की दिहाड़ी दी है उन्होंने। अब हम क्या करेंगे? आप लोग परेशान मत होइए, मैं इधर उधर नौकरी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ काम मिल ही जाएगा। विनोद आसपास काफी जगह पर काम ढूंढता है, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।
आज सारा परिवार घर में बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी फिर से एक बार और आंधी तूफान आता है और इस बार उनके घर की दीवारें काफी तेज तेज हिलने लगती हैं। माँ देखो हमारे घर की दीवारें कैसे हिल रही हैं। मुझे काफी डर लग रहा है माँ, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। पूरा परिवार जल्दी से बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर पर बने मंदिर में चला जाता है। कुछ देर में आंधी तूफान अपनी रफ्तार को और तेज बढ़ा लेता है, जिससे आंगन में लगा वो सालों पुराना पेड़ सीधा जड़ों से उखड़कर शालिनी के घर पर जा गिरता है और जो बचा कुचा घर था उसे आंधी तूफान तबाह कर देता है। और अब जब आंधी थमती है तो पूरा परिवार अपने तिनके जैसे बिखरे घर को देखकर काफी रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा भी घर उजड़ गया। आज के बाद मेरा विश्वास तुझ पर से उठ गया है। मैंने तुझसे इतनी मिन्नतें मुरादें मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे हम पर तरस नहीं आया। इस पेड़ के साथ तो मेरा पूरा बचपन बीता था। कभी सोचा नहीं था कि जिस पेड़ को इतना सब कुछ माना वही एक दिन हमसे हमारा संसार छीन लेगा। जहाँ एक तरफ पूरा परिवार रो रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी की नजर उस बड़े से पेड़ के एक हिस्से में जाती है जहाँ काफी बड़ा छेद हो रखा होता है। शालिनी जब उसके अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि वो पेड़ अंदर से काफी खोखला है। जिसने हमसे हमारा घर छीना वही हमारा घर बनेगा। ये पेड़ अंदर से पूरा खोखला है, शायद इसीलिए आंधी तूफान को ये झेल नहीं पाया और गिर गया। अब जब तक हमारे कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम इसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन कोई पेड़ के अंदर कैसे रह सकता है और क्या इसके अंदर इतनी जगह होगी? अंदर से ये काफी ज्यादा खोखला है तो कम से कम इसमें आराम से बैठ तो सकते हैं। मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं किराए पर घर ले सकूं, इसलिए अब इसमें ही हमें गुजारा करना होगा। पूरा परिवार सबसे पहले अपने टूटे फूटे घर के मलबे से अपना बचा कुचा घर गृहस्थी का सामान लेता है, जिसके बाद अब शालिनी और विनोद सबसे पहले उस पेड़ को अंदर से साफ करते हैं और रोशनी के लिए एक लालटेन लगा लेते हैं। रोशनी का तो बंदोबस्त हो गया। मैं इसके अंदर अब बैठने के लिए चादर बिछा देता हूँ, लेकिन चूल्हे का क्या? वो तो इसके अंदर नहीं बन पाएगा। वो तो बाहर ही बनाना पड़ेगा। आंधी तूफान में चूल्हा टूट गया है तो वो तो दोबारा बन सकता है। पूरा परिवार आंधी तूफान में गिरे उस पेड़ के अंदर ही अपना संसार बसा लेता है। उस छोटी सी जगह में भी सभी लोग जैसे तैसे करके अपने दिन गुजारने लगते हैं। हफ्ते भर से ऊपर हो गया हमें इस पेड़ के अंदर रहते हुए। कब तक इस पेड़ को अपना घर मान कर रहेंगे हम? माँ जी ये भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन्हें कहीं नौकरी मिले तो ये भी हमें किसी ढंग के घर में ले चले। दोनों सास बहू घर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर फिर से एक बार और आंधी तूफान आने लगता है और उनका पेड़ घर भी हल्का हल्का हिलने लगता है। माँ जी ये क्या हो रहा है? ये पेड़ तो हिल रहा है, कहीं आंधी तूफान में उड़ तो नहीं जाएगा? बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर और अंदर दोनों ही तरफ खतरा है। लगता है यही अब हमारे जीवन का आखिरी पल है। पूरे परिवार को लगता है कि वो अब इस आंधी तूफान में नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो गलत थे। वो पेड़ भले ही अंदर से काफी खोखला था, लेकिन काफी बड़ा और चौड़ा होने की वजह से ये काफी भारी भी था, जिसलिए तेज आंधी तूफान में भी वो हिलता तो है लेकिन उड़ता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब आंधी तूफान थम जाता है, दादी माँ मुझे तो लगा कि हम लोग हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं उड़े। शालिनी तुमने सही फैसला लिया था इस पेड़ के अंदर रहने का। कम से कम हमेशा आंधी तूफान से तो बचे। आपने भी सही कहा था कि ये पेड़ हमारे सुख और दुख दोनों समय में काफी काम आता है, और आज भी देख लिया। अब आंधी तूफान आता जिससे पेड़ हिलता तो सही, लेकिन पूरा परिवार उसमें सुरक्षित रहता। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। विनोद भी आसपास छोटे छोटे नौकरी करके अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन एक दिन उनके पेड़ घर के पास दो आदमी आते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं, जिसे देख। आप लोग कौन हैं? देखने से तो कोई अफसर लग रहे हैं। कहीं आप हमारे इस पेड़ घर से हमें बाहर निकालने तो नहीं आए हैं? देखिए हमारा घर आंधी तूफान में उजड़ गया है। इस पेड़ के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस आंधी तूफान में जिन लोगों के घर उजड़े हैं तो सरकार उन्हें सरकारी मकान में रहने के लिए एक एक फ्लैट दे रही है, और वो घर आपका अपना ही होगा। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? हाँ, और साथ ही सरकार आपके रोजगार में भी आपकी मदद करेगी।
उन दोनों आदमियों की बात सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है और उनके साथ जाकर कुछ वेरिफिकेशन के बाद अब उन लोगों को उनका खुद का पक्का मकान मिल जाता है और साथ ही विनोद की एक अच्छी जगह नौकरी भी लग जाती है। इसी के साथ अब पूरा परिवार ज्यादातर कई तरह के पेड़ पौधे लगाता है क्योंकि वो जान बचा चुके थे कि एक पेड़ ही है जो उनके अंतिम समय तक भी उनके साथ नहीं छोड़ते। बारिश में अमीर और गरीब बेटी की रसोई। नीलम की दो बेटियां थी, कोमल और भारती, जो अब ब्याह के लायक हो चुकी थी। नीलम के पति का कई सालों पहले ही देहांत हो चुका था। क्या बात है, आज घर में बड़ी शांति है। कहाँ हो तुम दोनों? माँ आप आ गई? मैं खाना बना रही थी, चलिए आप जल्दी से हाथ पैर धोकर खाना खा लीजिए। माँ आज आप जल्दी आ गई? हाँ, आज ज्यादा काम नहीं था। माँ मुझे आपको दूसरों के घरों में काम करता हुआ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अब तो हम दोनों भी बड़े हो गए, क्यों ना आपका हाथ बटाएं। हाँ माँ, भारती बिल्कुल ठीक कह रही है। नीलम जब अपनी दोनों बेटियों को समझदारी की बड़ी बातें सुनाती है तो वो बड़े ही प्यार से अपनी दोनों बेटियों को समझती है। हाँ, मैंने माना कि तुम दोनों बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम दोनों को मेरी तरह दूसरों के घरों में जूठे बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करना है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों की शादी करके तुम्हें खुशी खुशी विदा कर दूं। क्या हर वक्त एक ही बात लगा कर रखती हो? अगर हमारी शादी हो गई तो आपको देखेगा कौन? सबका मालिक ऊपर वाला है। सभी बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी नीलम के घर दयाशंकर आता है, जो नीलम के पति घनश्याम का दोस्त था। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? और बेटा तुम लोग कैसे हो? सब ठीक है भाई साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा भाभी जी, मैं यहाँ बिटिया के रिश्ते के लिए बात करने आया था। हमने जो पिछला रिश्ता देखा था उन्हें हमारी कोमल बिटिया पसंद है। लेकिन वो रिश्ता तो काफी अमीर घर से था, अब वो लोग ज्यादा मांग करेंगे तो हम इतना दे नहीं पाएंगे। अरे खुशी की बात तो ये है भाभी जी कि उन्होंने लड़की सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में मांगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही हो। कोमल के लिए रिश्ता तो मिल चुका था, अब भारती के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही भारती के लिए भी एक रिश्ता आता है और रिश्ता पक्का भी हो जाता है। तेरे पिता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जिस घर में भी जाओ खुश रहो बेटा। माँ, मगर मुझे आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हर लड़की को उसके मायके को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है बेटा। नीलम अब अपनी दोनों ही बेटियों की शादी खुशी खुशी कर देती है। जहाँ कोमल की शादी अच्छे और अमीर घर में होती है, वहीं भारती का ससुराल गरीब था। जब से मेरी बेटियां गई हैं तब से तो ये घर घर नहीं लग रहा है, कितना वीराना हो गया है। नीलम अकेली पड़ गई थी, लेकिन वो सुबह काम करने निकलती और देर शाम तक घर लौटती। इस तरह धीरे धीरे करीब 6 से 8 महीने बीत जाते हैं और मॉनसून भी दस्तक दे चुका होता है। अरे अच्छा हुआ नीलम जो तू मुझे घर पर मिल गई। कल भी मैं आई थी लेकिन कोई नहीं था। अब क्या करूं, काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अरे नीलम, तेरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है, मरम्मत क्यों नहीं करवाती इसका? देखती हूँ पैसे होंगे तो घर की मरम्मत करवा लेती हूँ। अब तो ज्यादा ही जगह जगह से टपकने लगा है छत। बरसात का मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। दिन रात बारिश के कारण नीलम के घर की छत और भी ज्यादा टपकने लगी थी और एक रोज सुबह के वक्त नीलम के घर की आधी छत गिर जाती है। अरे नीलम, तू ठीक तो है ना? हाँ, ऊपर वाले की कृपा है जो बच गई, वरना अभी खाना बनाने ही जा रही थी, घर के एक तरफ का पूरा हिस्सा गिर चुका था। मैंने तुझे पहले ही कहा था घर को ठीक करवा ले। अब तो घर ठीक करवाना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेरी सलाह मान, तो कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर चली जा, जब तक तेरा घर भी ठीक हो जाएगा और तू अपनी बेटियों से भी मिल लेगी। तू सही कह रही है, कुछ दिन के लिए बेटी के घर ही हो आती हूँ, उनसे मिलना भी हो जाएगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। नीलम अब घर की मरम्मत का जिम्मा गांव के ही 2 लोगों को देकर अपनी बेटी के घर के लिए निकल जाती है। पहले नीलम अपनी बड़ी बेटी कोमल के घर पहुंचती है। अरे अरे अरे, अभी ही घर को साफ करके गई थी चमेली, और ये किसने गंदा कर दिया? कौन हो तुम? जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान, घर में घुसी आ रही हो, किससे मिलना है? कौन हो बताओगी? कोमल बेटा, ये तेरी माँ नीलम। अरे माँ, आपको भी अभी आना था, सारा घर गंदा कर दिया अपने पैरों में लगे कीचड़ से। अब चमेली भी ना शाम में आएगी, लगता है मुझे ही साफ करना पड़ेगा। नीलम को कोमल का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी वहाँ कोमल की सास ललिता आती है। अरे समधन जी, आप कब आई? आइए आइए, पहले आप कपड़े बदल लीजिए जी, मैं बारिश में थोड़ी गीली हो गई बस। अब ललिता नीलम के कपड़े बदलवाती है, उसके बाद अपनी बहू को आवाज लगाकर चाय पानी के लिए कहती है। माँ, ये लो पानी पी लो।
बहू सूखा सूखा पानी लेकर आई है, जाकर रसोई में चाय नाश्ता समधन जी के लिए लेकर आ। अभी कोई चाय पीने का समय है क्या माँ जी? अरे हाँ, खाना खाने के समय पर मैं चाय नाश्ता पूछ रही हूँ। जा बहू, रसोई में जाकर समधन जी के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो खाना खा कर ही आई हूँ। आजा तू भी बैठ। अरे कुछ तो होगा खाने के लिए, तू जाकर रसोई से लेकर आ। अपनी सास के बार बार कहने पर कोमल अब फ्रिज में रखा हुआ कई दिन पुराना सब्जी दाल चावल अपनी माँ के लिए लेकर आती है। लेकिन जैसे ही नीलम उसे खाती है, उसमें से बदबू आ रही होती है। इसमें से तो बदबू आ रही है, लगता है बासी खाना दे गई है कोमल। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए नीलम जबरदस्ती खाना खाकर पानी पी रही होती है। तभी उसे उल्टी आ जाती है। अब नीलम वो खाना छोड़ देती है और ललिता उस प्लेट को किचन में रखने जाती है। लगता है कई दिन पुराना खाना है। कोमल ने अपनी माँ को खिला दिया, लेकिन उसने ये सही नहीं किया। अब देर रात ललिता के घर नौकरानी आने के बाद खाना बनता है और सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन अगली सुबह नीलम घर से जाने के लिए तैयार होती है। समधन जी, आपने तो कहा था आप 2-3 दिनों के लिए रहकर जाएंगी। सोच रही थी कि भारती से मिलते हुए घर चली जाऊं। नीलम अब अपनी बड़ी बेटी से विदा लेकर छोटी बेटी भारती के घर पहुंचती है, जो बरसात में अपने टूटे हुए छत के नीचे जगह जगह बर्तन रख रही थी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने आई। आइए समधन जी, आप तो बारिश में गीली हो गई, कपड़े बदल लीजिए। हाँ माँ, मैं तब तक रसोई में जाकर आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। भारती अपनी माँ के लिए रसोई में जाकर चाय और पकौड़े तैयार करती है और सभी को खाने के लिए देती है। सुन बहू, रसोई में जाकर समधन जी के लिए खाने में कुछ अच्छा बना दे। भारती भी अपनी माँ के लिए अब रात में बैंगन का भरता और गर्मा गर्म रोटी बनाती है और अपनी माँ को गर्मा गर्म रोटी खिलाती है। बेटी हो तो ऐसी। कहाँ मैं कोमल के घर गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पराये के घर आ गई हूँ। जहाँ एक तरफ गरीब टूटे हुए घर में रहने के बावजूद भारती अपनी माँ को देखकर खुश थी और उनकी सेवा पानी कर रही थी, तो दूसरी तरफ ललिता अपनी बहू को फटकार लगाती है। घर आए हुए मेहमान भगवान समान होते हैं और तूने भगवान का अनादर किया है। अपनी ही माँ को 2 दिन का पुराना बासी खाना खिलाकर उनकी तबीयत खराब कर दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है तू भूल रही है कि पहले तू भी उसी घर में रहती थी, जिस घर से चलकर तेरी माँ तेरे दरवाजे पर आई, और तूने अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ अपमानित किया। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, लेकिन तूने अपनी माँ को ही एक रोटी बनाकर नहीं दी। कोमल को एहसास था कि उसने अपनी माँ के साथ गलत किया है। अब कोमल अपनी माँ से माफी मांगने के लिए अपने मायके आती है, लेकिन वहाँ तो मरम्मत का काम चल रहा था और कोमल को पता चलता है कि उसकी माँ भारती के घर पर है। माँ 2 दिन और रुक जाती तो कितना अच्छा होता। 2 दिन और रुकी तो मुझे मेरे पसंद का खाना बना बना कर खिलाती रहेगी और मैं बड़ी बड़ी आलसी हो जाऊंगी। तूने मेरी बहुत सेवा की है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव तेरी रसोई पर बना रहे। अपनी माँ को ये आशीर्वाद देता हुआ कोमल सुन लेती है और रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपका अनादर किया, आपको बासी खाना खिलाया। तू यहाँ कैसे? लगता है तेरी सास ने तुझे फटकार लगाई है। बेटा, गलतियां अक्सर हमसे ही होती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी को अपमानित करना भी गलत है। क्या किया माँ दीदी ने आपके साथ? तुम दोनों अभी भी नादान हो बिल्कुल।